नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पैट के कोर्स को कवर कर रहे हैं हम लोग और हमारा जो टॉपिक चल रहा था इकोनॉमिक्स चल रहा था। और इकोनॉमिक्स में हम बात कर रहे हैं ढांचागत सुधार की, यानी कि 2014 के बाद आर्थिक सुधार जो हुए हैं उनमें एक टॉपिक है आपका ढांचागत सुधार, और हम इन्हें क्रम से कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको कृषि सुधार करा दिए हैं, हरित क्रांति के बारे में बता दिया है, ठीक है, और आपको जो आपके बैंकिंग सुधार होते हैं उनके बारे में बता दिया है। और आज जो हमारा टॉपिक है वह है ढांचागत सुधार। कल इसकी एक क्लास हो चुकी थी जिसे हमने पढ़ी थी योजनाएं, जिसमें हमने क्या पढ़ी थी, प्रमुख योजनाएं पढ़ी थी। आज इसकी लास्ट क्लास है किसमें, ढांचागत सुधार की, यानी कि 2 क्लासों में हमने इसको बांटा था। इसे हमने कवर किया था ढांचागत सुधार और श्रम सुधार, समझ गए नहीं, सॉरी आर्थिक सुधार। तो हम बात कर रहे हैं, कल जो हमने बात करा था वो करा था प्रमुख योजनाओं के बारे में। प्रमुख योजनाओं के बारे में हमने बात करा था योजना, जिसमें हमने पहले पढ़ा था जन धन योजना पढ़ा, ठीक है। हमने जन धन योजना के बारे में पढ़ा था। हमने कौशल विकास योजना के बारे में पढ़ा, कौशल विकास योजना के बारे में पढ़ा था। अटल पेंशन योजना के बारे में पढ़ा था, पेंशन योजना के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर आपने जो पढ़ा था वो पढ़ा था स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। फिर आपने पढ़ा था स्टार्टअप इंडिया, हमने पढ़ा था मेक इन इंडिया। इस तरीके से हमने विभिन्न तरीके की योजनाएं पढ़ी जिससे कि हमारे देश के ढांचागत सुधार में अहम भूमिका निभाई, ठीक है दोस्तों। तो आज जो हमारा है वो है हमारी नई विदेश नीति, यानी कि और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे भारत में ढांचागत सुधार होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, ठीक है। और 2014 के बाद में सब कुछ हुआ। तो हम बात करने वाले हैं नई विदेशी नीति, यानी क्या 2014 के बाद में एक तो नई विदेश नीति, ठीक है। तो ये पहली कौन सी थी, पहली थी 2015 से 20 तक, 2015 से 20 तक। अब इसको चेंज कर दिया गया है, अब ये हो चुकी है नई विदेश नीति। बच्चा इसको थोड़ा सा ऐसे नोट करते चले जाओ। ये हुई है आपकी 2021 से लेकर और 2026 तक हो गई है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें तो इसका लक्ष्य क्या है, अगर हम इसका लक्ष्य देखें तो इसका लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य है 2024-25 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना, अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना। क्या बनाना, अर्थव्यवस्था बनाना, ये हमारा क्या है, लक्ष्य है। जबकि वर्तमान में क्या है, अगर हम बात करें तो वर्तमान में अर्थव्यवस्था क्या है, तो क्रम जो है वो बाद में बात करेंगे। अभी हमारा जो है 3.75 ट्रिलियन की है, अभी कितनी है, 3.75 ट्रिलियन की है ये। आ रही बात समझ बच्चा। और अगर हम बात करें यहाँ पर ही तो 2014 में बच्चा ये कितनी थी, 2 ट्रिलियन की थी। कितने की थी, 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, इतनी अर्थव्यवस्था थी। इतनी बात आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, अगर हम बात करें भारत की अर्थव्यवस्था का क्रम कौन था बच्चा, तो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो 5 में 4 कौन सी है, तो मैं आपको बता देता हूँ 4 में कौन सी है। एक तो यूएसए हो जाएगी बच्चा, दूसरी आपकी जो हो जाएगी वो चीन है, ठीक है। तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरी जापान है, और चौथी अगर हम बात करें बच्चा तो वो आपकी है जर्मनी, और 5वीं जो है वो कौन सी है, भारत। तो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि हम विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या के साथ हैं और फिर भी हमारी विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है। ये जितने भी देश हैं, यूएसए, चीन, जापान, जर्मनी,
ये बहुत कम जनसंख्या वाले हैं, इस वजह से इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो भारत से ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे क्या, नई विदेशी नीति पढ़ी हमने, और ये पहले कितनी थी, 2014 के बाद की पढ़ रहे हैं ना हम। तो ढांचा सुधार तो कब थी, 2015-20 था। ठीक है, नई विदेश नीति जो अब जो की गई है वो कितनी है, 5 साल की है, 2021 से 26 तक है। इसका टारगेट जो है, देखिए ये वाला एग्ज़ाम में आता नहीं है, 24 तक का टारगेट है इसका, क्योंकि 25 वाला जो था, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। एक आपका बीएड का 2020 में एक वैकेंसी आई थी बीएड के एंट्रेंस की कोविड-19 में, तो यहाँ पर दोनों विकल्प दिए। अब दोनों विकल्पों में 24 भी पढ़ रखा था बच्चों ने और 25 भी पढ़ रखा था, तो यहाँ पर विकल्प में बड़ी गड़बड़ हुई। फिर उसके बाद में 11 अक्टूबर को पेपर था, 11 अक्टूबर को पीसीएस प्री पेपर था। ये पक्का था, हमें ही पता कि वहाँ क्वेश्चन आएगा ज़रूर, इसलिए हमने भी पूरी तरीके से तैयारी कर रखी थी। हमने जाके देखा प्री पेपर में 11 अक्टूबर 2020 की बात हम बता रहे हैं आपको, जब हमने जाके प्री पेपर में जाके जब देखा तो वहाँ 2025 ऑप्शन ही नहीं था, तो 2024 था, तो डेफिनेटली फिर तो 2024 लगा का थे, तो उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ 2024। ठीक है, वर्तमान में जो कितनी है, 3.75 ट्रिलियन है अर्थव्यवस्था जो है, मतलब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था है। जबकि मैं बात करूं आपको 2014 में 2 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था थी, परंतु आज वर्तमान में जो है वो 3.75। मगर हमारा लक्ष्य है कि 24-25 में हम 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था जाएँ, मगर तो ये अभी मुश्किल तो है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि कोविड-19 के चलते जो है मुश्किल हो गया था, वरना तो हमारी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाती है अब लोग की। अगर कोविड-19 नहीं आता और बहुत लंबे समय तक भारत को कोविड-19 का सामना करना पड़ा, यदि वह कोविड-19 का ये महामारी भारत उसके चपेट में नहीं आता, तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो थी बन सकती थी बच्चा। तो इसको आप अच्छे से कवर कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है। तो एक तो हमें ये पढ़ना है, इसके बाद में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है FTA। क्या पढ़ना है बेटा, FTA, क्योंकि जब हम इसे पढ़ रहे हैं विदेशी नीति को, तो FTA ना पढ़ें तो फिर तो बेकार है। तो हम FTA के बारे में समझेंगे, क्या होता है FTA, क्या होता है बच्चा FTA। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मुक्त व्यापार समझौता। क्या कहते हैं, मुक्त व्यापार समझौता हम इसको बोलते हैं, समझौता। तो ये हम बोलते हैं इसको। ठीक है भैया, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये समझौता जो हुआ है वो किस किस के साथ हुआ है। तो आपका जो 3 देशों के साथ हुआ है, एक तो हुआ है भारत का UAE के साथ, ठीक है। दूसरा जो हुआ है वो किसके साथ हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ ये हुआ है। तीसरा जो हुआ है ये इजराइल के साथ हुआ है, इजराइल के ये साथ हुआ है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब क्या होता है कि ये किसके अधीन होता है, तो यहाँ पर एक संस्था है RCEP, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्षेत्रीय आर्थिक व्यापार भागीदारी। क्षेत्रीय आर्थिक व्यापार भागीदारी। ठीक है, हम इसको बोलते हैं क्षेत्रीय आर्थिक व्यापार भागीदारी। इसमें प्रारंभ में सदस्य थे वो 16 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 16 सदस्य थे, जबकि वर्तमान में जो हैं वो कितने सदस्य रह चुके हैं, वो 15 सदस्य रह चुके हैं। कारण क्या हुआ 15 क्यों रहे, मैं आपको बताता हूँ। 2019 में भारत जो है, भारत बाहर चला गया। एग्जाम में बस यही क्वेश्चन पूछेगा कि RCEP का सदस्य भारत है नहीं है, यानी क्षेत्रीय आर्थिक व्यापार भागीदारी का सदस्य भारत है नहीं है। तो 2019 में जो है भारत इससे बाहर चला गया है। ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है और कुछ नहीं है, समझ गए, थोड़ी सी याद रखनी है और कुछ नहीं है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 10 सदस्य जो हैं वो 10 सदस्य जो हैं आसियान के हैं। कितने, कहाँ के, आसियान के जो हैं वो 10 सदस्य हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ी सी बात याद रखनी है आपको इतने में से। तो FTA क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, मुक्त व्यापार समझौता। भारत ने जो किया है समझौता कितने के साथ किया है, 3 देशों के साथ किया है, यानी कि UAE, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल। इनके साथ जो है मुफ्त व्यापार करने का है, और जब मुफ्त व्यापार करेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। अब हमें कोई भी यहाँ पर चार्ज देना नहीं पड़ेगा व्यापार करते समय इनसे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है जिन्हें हमें पढ़ना है, समझ गए नहीं। ये जो डाटा दे रहा हूँ ना मैं आपको, ये डाटा जो है ना आपको सबसे यूनिक डाटा है। आप सारी वीडियो देखने के बाद में फिर जब इन डाटा को देखना, ज़्यादा मैं डिटेल में लेकर जाने रहा हूँ, केवल की पॉइंट आपको और कुछ नहीं। तो देखिए अब आपका जो है वो है आपका FERA
FERA, RA। एक तो ये है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी होती है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। रेगुलेशन एक्ट और कब था ये था 1973 में। तो यही डायरेक्ट पूछा जा सकता है कब लागू किया गया था। तो एक तो फेरा और एक होता फेमा। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा? हिंदी में कहते हैं विदेशी मुद्रा। क्या कहते हैं? विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा विनिर्माण अधिनियम, ये विनिमय अधिनियम ये बोलते हैं इसको। इसी का परिवर्तित रूप जो है, इसी का जो परिवर्तित रूप है वो क्या है बच्चा? वो है फेमा। वो क्या है? फेमा है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, ये कब हुआ था? इसको भी थोड़ा पता करना चाहिए हमको। तो ये हुआ था भैया, ये हुआ था 2099 में, 1999 में। और लागू कब हुआ था ये? अगर हम बात करें तो ये लागू हुआ था बच्चा 2000 में पूरे। इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? इसे हम क्या कहते हैं? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। ठीक है भाई, ये होता है। अब इसका क्या है उद्देश्य? इसका उद्देश्य क्या है ये तो हमें पता होना चाहिए। तो बच्चा इसका उद्देश्य हमें पता होना चाहिए, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। इसका उद्देश्य है विदेशी व्यापार तथा भुगतान को एक समान करना, ये इसका उद्देश्य होता। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, फेरा भी याद रखनी है, फेमा भी याद रखनी है। फेरा इतना इंपॉर्टेंट एक्ट है नहीं, कौन सा एक्ट ज़्यादा है? फेमा इंपॉर्टेंट है। तो आपके एग्जाम में ये चीज़ें आ सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चा। अगर आपने इसको पढ़ा है तो ये इंपॉर्टेंट लग रही है, मगर आज से पहले नहीं पढ़ा है तो ये आपको टफ लगेंगी, कि आपको बहुत टफ लगेंगी। परंतु ये जो चीज़ टफ लगती है वही एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी हुई होती है। जो एग्ज़ाम में बहुत आपको ऐसे लगेगी टफ है, तो ये जो है ना एग्ज़ाम में जाकर आपको जो है बहुत एक तरीके से बोनस अंक देगी। क्योंकि सभी चीज़ें जो है सभी बच्चों के तैयार होती नहीं। इन्हें जब सिलेबस आप पढ़ लो तो पूरा सिलेबस पढ़ के चलो। ठीक है भैया, पूरा सिलेबस पढ़ के चलो। अब बात आती है आपकी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है FDI। यानी कि FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI नाम सुना होगा। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होगा? इन्वेस्टमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, हम ये बोलते हैं इसको, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बोलते हैं। ठीक है भैया, अगर मैं बात करूं तो इस FDI के जो रूट हैं वो दो हैं। कौन से रूट हैं? दो रूट हैं। एक तो है मुंबई वाला, मुंबई के रास्ते आता है FDI। एक आता है दिल्ली की तरफ से। कहाँ से आता है? एक दिल्ली की तरफ से आता है। जो मुंबई रूट है उसको कौन देखता है, निगरानी कौन करता है उस पर? RBI निगरानी करता है। जो दिल्ली वाला है उसको कौन करता है? उस पर सरकार करती है। ठीक है, ये भी बात याद रखनी है आपको FDI में। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो FDI आता है वो भारत में, वो कहाँ से आता है? वो सिंगापुर में है। सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? सिंगापुर से प्राप्त होता है। सिंगापुर से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है? सिंगापुर से प्राप्त होता है। ठीक है भैया, आ रही बात समझ में?
अगर हम यहाँ बात करें कि पहले नंबर पर सिंगापुर है और दूसरे नंबर पर कौन है, अमेरिका। दूसरे नंबर पर कहाँ से आता है, अमेरिका से, अमेरिका से आता है, ठीक है। अगर हम यहाँ ही बात करें तो भारत में निवेशकों की, अगर हम बात करें भारत में विदेशी निवेशक जो हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं, सिंगापुर से आते हैं, फिर अमेरिका से आते हैं। और भारत निवेशकों के मामले में कौन से नंबर पर है, 7वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है, 7वें नंबर। तो पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर कौन है, अब प्रथम नंबर पर कौन है फिर। तो सबसे ज़्यादा जो FDI जाता है वो कहाँ जाता है, कहाँ पर डायरेक्ट मतलब विदेशी पैसा निवेश होता है, तो वो होता है चीन में। कहाँ पर होता है, चीन में। तो FDI के मामले में चीन पहले नंबर पर है, ठीक है, और भारत जो है 7वें नंबर पर है। जबकि भारत में सबसे ज़्यादा जो आता है वो सिंगापुर से पैसा आता है। कहाँ से आता है, सिंगापुर से आता है और अमेरिका से आता है, ठीक है। अगर हम बात करें राज्यों के बारे में तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली। अगर भारत में अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में अगर हम बात करें तो कौन कौन सा है, एक तो कर्नाटक, ठीक है। दूसरा आपका महाराष्ट्र, कौन सा, महाराष्ट्र, ठीक है भैया। और तीसरे नंबर पर जो है वो दिल्ली, ठीक है। इन जगह पर जो है सबसे ज़्यादा FDI आता है। और ये किससे है, टेक्नोलॉजी से है, ठीक, किससे है, टैक्स से संबंधित है, ठीक है भाई। तो एक बार ज़रा इसको देख लो, कवर करो इसको आराम से, बड़े बिंदास तरीके से देखो इसको। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से इसको कर लो कवर। समझ गए नहीं, हाँ या ना, कवर करके चलो इसको पूरे को। एक बार रिकॉल कर लेंगे हम इसको, क्या है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेश निवेश। रूट 2 होते हैं, मुंबई दिल्ली। मुंबई वाले रूट पर RBI का अधिकार होता है, दिल्ली वाले पर सरकार का। सिंगापुर से प्राप्त होता है सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पर अमेरिका से होता है। भारत में विदेशी निवेशकों में भारत का स्थान 7वां, प्रथम चीन का है, ठीक है। राज्यों में कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली में FDI सबसे ज़्यादा आता है बच्चा। इसको आराम से करेंगे। और अगर हम व्यापार पढ़ रहे हैं और WTO को ना पढ़ें तो फिर एक तरीके से गुनाह कर रहे हैं हम, ठीक है भैया। हम गुनाह कर रहे हैं, एक बार WTO समझा चुके हैं हम आपको, ठीक है भाई, मगर फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा यहाँ से। तो WTO का समझ तुम्हें पता हो गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO इसे हम कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। क्या कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन कहते हैं बच्चा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जेनेवा में। कहाँ पर है, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है भाई। अगर हम यहाँ बात करें तो इसमें अगर सदस्यों की बात करें, अगर हम सदस्यों की, तो सदस्य हैं 164 प्लस यूरोपीय संघ, ये आपके हैं यूरोपीय संघ है, इतना आपको समझना है। एक इसी से जुड़ी कहानी होती है जिसे हम कहते हैं ट्रिप्स। ये होता है, ये क्या काम करता है, GI टैग क्या काम करता है, ये GI टैग देने का काम करता है, टैग देने का कार्य, ठीक है। सभी को क्या करता है, GI टैग देने का काम करता है, ठीक है। इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1 अप्रैल और आपको 1 अप्रैल 1994 को की गई थी। परंतु लागू जो हुआ था ये कब हुआ था, 1995 से हुआ था। इस बात को याद रखो। अगर आपको भौगोलिक संकेतक रखना है तो रजिस्ट्रेशन कहाँ पर कराना पड़ेगा, चेन्नई में कराना पड़ेगा। अगर भारत के किसी भी चीज़ को GI टैग की श्रेणी में लाना है तो उसके लिए चेन्नई में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करें वस्तु और भौगोलिक सूचकांक, यानी कि वस्तुओं का भौगोलिक सूचकांक अधिनियम 1994 के अंतर्गत, शायद 1994 था, 1994 के अंतर्गत सबसे पहले भारत में सर्वप्रथम जो GI टैग मिला था वो किसे मिला था, GI टैग वो मिला था दार्जिलिंग की चाय को, किसे मिला था, दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है भैया। और सबसे ज़्यादा GI टैग भारत में, सबसे ज़्यादा GI टैग जो भारत में वो किसके पास है, कर्नाटक के पास है। ये भी थोड़ी सी बात याद करो, क्योंकि ऐसा है ना, ये वाले हम जो है हम GI टैग की एक अलग क्लास बना लेंगे, GI टैग की जो है अलग क्लास बना देंगे बच्चा। फिलहाल में आप इतनी बात याद करके चलो यहाँ से, ठीक है। चलिए क्या हो सकता है, देखिए
WTO की बात कर रहे हैं, विश्व व्यापार संगठन की है, हेडक्वार्टर जेनेवा है। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना। 764 मतलब यूरोपीय संघ। ट्रिप्स एक जगह होती है और एक संस्था होती है जो GI टैग देने का काम करती है। 94 में इसकी स्थापना, 95 से लागू हुई। चेन्नई इसका में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और सबसे पहले जो GI दार्जिलिंग की चाय को दिया गया और सबसे ज़्यादा GI टैग जो है कर्नाटक में है। इतनी बात आपने समझ ली है, हाँ या ना? ठीक है, करो इसको जल्दी कवर। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं विमुद्रीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? विमुद्रीकरण पढ़ने वाले हैं बच्चा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विमुद्रीकरण। इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे तो लगता नहीं कोई है, मगर आपको क्या है, विमुद्रीकरण पढ़ना पड़ेगा। आपको विमुद्रीकरण पढ़ना पड़ेगा भैया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। विमुद्रीकरण, ठीक है। कब? 2016 में हुआ भारत में, ठीक है। और भारत में अब तक कितने बार? 3 बार। कब कब हुआ? एक बार जो हुआ वो हुआ स्वतंत्रता से पहले 1945 में। तो कब हुआ? स्वतंत्रता से पहले। कब? स्वतंत्रता से पहले। इसे कहते हैं नोटबंदी, इसे कहते हैं नोटबंदी भैया। तो ये बात होगी। दूसरा जब हुआ था वो कब हुआ था? वो कब हुआ था? 1977 को। 1977 को हुआ था जब मोरारजी देसाई की सरकार थी। सिर्फ 77 नहीं, 78 को। कब हुआ था? 78 को, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, ठीक है। फिर तीसरी बार जो हुआ, तो इसको तो कोई जानेगा भूलेगा ही नहीं, 8 नवंबर और 2016 को, ठीक है, ये हुआ था, ठीक है। और किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ठीक है जी। किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। अगर हम बात करें सर्वप्रथम शुरुआत विश्व में, सर्वप्रथम शुरुआत जो है विश्व में वो किसने की थी? तो मैं आपको बताता हूँ। ये आई थिंक 1972 में की थी, आई थिंक 1872 में। और किसने की थी? USA ने। किसने की थी? USA ने की थी। अब बात कर लेते हैं कि नोटों की स्थिति क्या है। ये तो बात होगी विमुद्रीकरण। 2016 में नोटबंदी भारत में अब तक 3 बार हो चुकी है। 1945 में स्वतंत्रता से पहले, और 1978 मोरारजी देसाई के शासनकाल में, और 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में पहली बार USA ने। अब स्थिति देखें क्या, तो देखिए 2000 के नोट पर, 2000 के नोट पर किस चीज़ का चित्र होता है? वो होता है मंगलयान। ये है नोटों की स्थिति। क्या है ये? नोटों की स्थिति चित्र आपको बता दिया है। 500 रुपये के नोट, अब तो 2000 का नोट बंद हो गया है। 500 के नोट पर जो है वो क्या है? वो आपका है लाल किला। क्या है? लाल किला, ठीक है। 200 रुपये के नोट पर अगर हम बात करें, 200 रुपये का जो नोट है उस पर कितने क्या चीज़ लिखी हुई है? वह सांची स्तूप। क्या लिखा बना हुआ है? सांची स्तूप भैया। 100 रुपये का जो नोट है उस पर क्या बना हुआ है? आपको पता होना चाहिए, रानी का बाब, ठीक है। 50 रुपये के नोट पे क्या लिखा हुआ बना हुआ है? ये आपको पता होना चाहिए, हम्पी का रथ, ठीक है। 20 रुपये के नोट पे क्या है? ये भी आपको, अजंता एलोरा गुफाएं, एलोरा व अजंता गुफाएं, ठीक है भाई। ये भी 10 रुपये के नोट पे क्या है? 10 रुपये के नोट पर क्या है? आपको पता होना चाहिए, कोणार्क मंदिर। क्या है? कोणार्क मंदिर। तो बेटा इसको भी थोड़ा याद रखो, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं एक बार। तो 2000 के नोट पे क्या है? मंगलयान का चित्र है। 500 के पे क्या है? लाल किला है। 200 रुपये के पे सांची स्तूप है। 100 रुपये के पे रानी का बाग है। 50 रुपये पे हम्पी का रथ है। 20 पे अजंता एलोरा गुफाएं और 10 पे कोणार्क मंदिर, ठीक है। अब बात आती है बिटकॉइन, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट और है, बिटकॉइन। तो आपको पता है बिटकॉइन जो है वो, बिटकॉइन बच्चा डिजिटल मुद्रा है। कैसी मुद्रा है? डिजिटल मुद्रा, जिसका हम जो है व्यापार में इसका आयात निर्यात करते हैं, आवागमन करते हैं। तो इसकी जो आविष्कार किया था, इसका जो आविष्कार किया था 2008 में किया था, परंतु इस टाइम पर किसी ने नाम नहीं दिया था इसे। और किसने करा था ये? किसने किया था? सातोशी नाकामोरी जापान के थे। कहाँ के? जापान के। परंतु बिटकॉइन की शुरुआत जो की गई वो कब की गई?
2009 में पहली बार शुरुआत की गई। उस समय पे इसका नाम दिया नहीं गया था। तो ये तो है आपका, इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, वो आपकी मर्जी, कुछ भी करो, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, कैसा भी करो, मगर इसको नोट कर लो आप अच्छे से। ऐसा ना हो कि आपका जो है एग्ज़ाम रह जाए इसी वजह से। ठीक है भाई, नोट कर लिया भाई? बताइए, इतना नोट हो गया? चलिए, अगर नोट हो गया है तो आगे देखते हैं। समझ गए नहीं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुछ कमजोरियां जो हैं एग्ज़ाम में हमको बहुत बड़ा दुख दे जाती हैं। ठीक है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ ना, सारा कराएंगे बिल्कुल टोटल, मगर इतना बड़ा भी नहीं करा रहे कि आपको पूरा अर्थशास्त्री बना रहे हैं, मतलब ऐसा जो एग्ज़ाम में बहुत आता है। तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं UIDAI की। तो ये तो पता होगा आपको सबको, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये तो आपको पता है, इसे हम क्या कहते हैं? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण हम इसको बोलते हैं। ठीक है भैया, 2009 में इलेक्ट्रिक मंत्रालय ने 2009 में इसकी शुरुआत की थी। अंततः आधार अधिनियम जो आया वो 2016 में आया। कब आया? 2016 में। और कब से शुरू हुआ? 12 जुलाई 2016 को। और अंक कितने होते हैं भैया इसमें? अंक होते हैं आपके 12। तो आधार में ये वाला क्वेश्चन मोस्ट है, पूछा जाता है, 12 अंक होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ लो आप। फिर एक होता है NPCI। क्या होता है? इसका भी फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये होता है इसका। इसे हम क्या कह सकते हैं? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, हम इसे कह सकते हैं। अब 2007 में अधिनियम आया था। कब आया था ये? 2007 का अधिनियम था भैया। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसको संचालित कौन कर रहा है? इसको संचालित कौन कर रहा था? तो RBI व IVA, इंडियन बैंकिंग अथॉरिटी। ठीक है, ये काम क्या करता है? जितने भी कार्य इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करता है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान होते हैं, उन सबको क्या करता है? होल्ड करता है। क्या करता है? सबको होल्ड करके रखता है ये। तो इतनी बात आपको याद कर लो, पहले इनको समझ लो। UIDAI क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इलेक्ट्रिक मंत्रालय 2009। ठीक है बच्चा, आधार अधिनियम 2016 में आया था, 12 जुलाई 2016 को शुरू किया गया था। 12 अंक होते हैं। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2007 है इसका। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसे RBI और IVA, ठीक है, इसको संचालित करते हैं। काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को क्या करता है? ये क्या करता है? होल्ड करके रखता है। ठीक है भाई, इसके बाद में क्या है? इसके बाद में आपका क्या है उसको हम समझ लेते हैं। और कोई ज़्यादा जानकारी हमें इकट्ठी करनी नहीं है, यहाँ से बहुत हो गया इतना। अब आपका आता PB। क्या आता है? PB, इसे हम कहते हैं पेमेंट्स बैंक कहते हैं, भुगतान बैंक कहते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है? वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य। वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना इसका कार्य है। ठीक है बच्चा, 2010 में शुरू हुआ था। 2010 में सबसे पहला बैंक, भारत का पहला पेमेंट
पेमेंट बैंक जो था वो कौन सा था, वो एयरटेल का था। किसका था? एयरटेल कंपनी का था, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई। इसके बाद में एक आपका आता है BBV। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बैंक, ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये इसका फुल फॉर्म होता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो। कब शुरू हुआ था? 2016 में हुआ था ये शुरू। ठीक है। और इसमें किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो PJ नायर समिति के सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर हुआ था, सिफारिश पर। अब क्या थी ये सिफारिश, हमें ये पता होनी चाहिए। इसका हेडक्वार्टर आप पता कर लो पहले क्या है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर? मुंबई में है। अगर मैं आपको बताता हूँ क्या होता कि पहले क्या होता था, एक अध्यक्ष होता था। पहले क्या होता था? अध्यक्ष, परंतु अब क्या होने लगा है? प्रबंध निदेशक भी होने लगा, दोनों मिलकर काम करते हैं। तो पहले बैंकों में होता था केवल अध्यक्ष, अब क्या होने लगा है जब से बना है, अब प्रबंध निदेशक भी होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और यही आज की क्लास थी। कल जो क्लास होगी आपकी बच्चा वो होगी GST। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो कौन सी होगी? आपकी GST होगी, क्योंकि आपका ढांचा का सुधार जो है पूरी तरीके से तैयार हो गया है। बस इतना पढ़ो, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है दोस्तों। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ समझ में आई होंगी अच्छे से। एक दो बार क्लास कोड देखो, फिर बातें टच हो जाएंगी। पूरी पक्की तो याद होती नहीं, टच ही रहती है माइंड में। ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही आपको एग्जाम मिलेगा तो आपकी आंखें बड़ी हो जाएंगी, एकदम लगा दोगे टिक इसमें। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अब हम क्या, एक बात और आपको बताई थी हमने, जो है 15 नंबर का तो जो है वो BPO के ग्राम पंचायत अधिकारी में भी 15 नंबर का कंप्यूटर है, 10 नंबर दिल्ली पुलिस में है, और 15 क्वेश्चन जो है जूनियर असिस्टेंट में भी हैं। इन सभी को दिमाग में रखते हुए, UPPCL को दिमाग में रखते हुए हम कंप्यूटर क्लास शुरू की है। और 9 बजे हमारी डेली क्लास जो आती है, कंप्यूटर क्लास आती है। ठीक है भैया। तो आपसे मैं उम्मीद करूँगा 9 बजे आप सब लाइव आएंगे। ठीक है। और ये क्लास हमारी 8 बजे चलती है। तो मिलते हैं अब 9 बजे आपसे। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।